10 साल के सफर में मैंने कोई विचार नहीं दिया, न मैं मानता हूं कि विचारों से कुछ होने वाला है, क्योंकि इतने विचारों की दुकानें खुली हुई हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहा आज का 12 साल का बच्चा कि कौन सा विचार और कौन सा अचार खाऊं मैं। आप ये समझते हैं कम से कम 2023 के युवा को, उस बच्चे को जो संचार क्रांति के इस दौर में पैदा हुआ है, आप उस पे अपना विचार, भारी भारी शब्द, बड़े बड़े व्याख्यान उस बच्चे को दे रहे हैं, क्योंकि आपने सत्तू खाया है और जो जिसको बता रहे हैं उसने मैगी खाई है। वो 2 मिनट से ज्यादा आपका ज्ञान नहीं लेना चाहता। इसलिए आपको अपने स्तर पे नहीं खड़ा होना है कि हम बहुत महान विचारक हैं, हम ही जो कह रहे हैं वो ही सुनो। इस यात्रा में मेरे गुरु, रॉ के पूर्व डायरेक्टर, फौज से निकले कर्नल RSN सिंह, GD बख्शी, सुशील पंडित, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, ललित अंबरदार, ये तमाम सारे लोग किसी पार्टी के टिकट की लाइन में नहीं खड़े हैं, देश के किसी संस्थान की अध्यक्षता उन्हें मिल जाए इस लाइन में है ही नहीं। इससे मुझे यह भाव महसूस होता है कि जब आपको किसी से कुछ लेना ही नहीं है तो दुनिया आपको डरा नहीं सकती। कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो खरीद सके। लोग कहते हैं हर एक की कीमत होती है, क्योंकि आप सस्ते में बिकते हैं, इसलिए लोगों ने यह राय बना ली है कि कीमत होती है हर एक की। बहुत लोगों की कीमत ही नहीं है, उन्हें आप खरीद ही नहीं सकते। इसलिए जबलपुर में एक ऐसी महान आत्मा, एक ऐसा परिवार भी रहता है जिसने आज से 70-72 साल पहले हम जैसे लोगों की कल्पना की होगी। अपना काम बिना शोर शराबे के, बिना हंगामे के, उस सर्टिफिकेट लेके सरकारों की चापलूसी करने की जगह एक 22 से 23 साल का लड़का अपना काम करके चला गया। आज तक नहीं पता यह जबलपुर के लोगों को। यह छोटी मोटी घटना नहीं है। उन विपरीत परिस्थितियों में जब फूल वाले चाचा और पिताजी के बीच एक बड़ी सांठगांठ थी, उन स्थितियों में जब लोग उनको थाली में सजा के दे रहे थे, वो तब भी शायद आज के भारत की तरफ उनकी कल्पना होगी कि एक ऐसा समय आएगा कि हर एक की बोली लगेगी और हर आदमी अपनी कीमत के लिए तैयार हो जाएगा। तो जो आपके पास आइकॉन हैं, जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं, उन्होंने वो काम आज किया और उसका आज हमको उस काम का व्याख्यान करने से हमको वाहवाही मिलती है। जबलपुर के शहर में एक ऐसी हस्ती जिसे शायद जबलपुर वालों ने पहले बोला होता तो जरूर पूरी दुनिया में आपका नाम होता, लेकिन मैं उनके परिवार के, उनके बेटे, उनकी धर्मपत्नी इस हॉल में मौजूद हैं, इसलिए मैं इस बात को मजबूती से रखना चाहता हूं। ये नहीं कहीं कहीं जाएंगे बायोडेटा लेकर के कि मेरे पिताजी ने यह काम किया था।
बल्कि उनके संस्कार इनमें आए हैं जिनके कारण ये आज तक मुझ जैसे आदमी से निजी बातचीत में नहीं ये कह पाए, क्योंकि इनको लगता होगा कि ये कहना ही अपने पिता का अपमान करना है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए जब जब संविधान पे बड़ी चर्चा होती है हमारे यहां, ओहो हो, संविधान पे चर्चा होगी और संविधान को लेकर के आहा एक से एक विचार आता है, और एक ऐसा झूठा नैरेटिव आप गढ़ दें, क्योंकि सनातनी हिंदू इस रोग से ग्रस्त है कि सुनी सुनाई बातों को पूरे कॉन्फिडेंस से पब्लिक में बोल देता है। एक बार को यह नहीं सोचता कि मैं और मेरा कद, मेरा स्थिति, मैं ये बात सार्वजनिक जगह बोलने से पहले इसको कम से कम वेरीफाई तो कर लूं, क्योंकि वो जल्दी में है, इसलिए वेरीफाई नहीं करता कोई। अगर उस दौर के नेताओं में अगर मुझसे आप पूछें, जो 3 हीरो थे, उनके अलावा कुछ ऐसे भी थे जिनकी शायद आज तस्वीर भी कहीं नहीं मिलेगी। उन्होंने उन परिस्थितियों में जब संविधान लिखा जा रहा था और संविधान पे बड़ी सारी बहस हो रही थी, तो आज एक नैरेटिव चलता है, क्योंकि मैं उस नेता को सबसे ज्यादा ईमानदार मानता हूं, और उसकी ईमानदारी इस बात में नहीं है कि कुछ लोगों ने उसके नाम से राजनीतिक दुकानें खड़ी कर दी हैं, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उस वक्त भी बड़े बड़े लोग थे, राष्ट्रवादियों की भी गिनती कम नहीं थी, लेकिन किसी किताब में, किसी अखबार में कहीं कोई बयान मुझे नहीं मिलता है कि इतने साफ तरीके से, साफ साफ शब्दों में बोलने की हिम्मत किसी ने जुटाई हो। इसलिए मैं उनके उस कार्य के लिए कोई मंच नहीं छोड़ता जहां उनको सम्मान न दूं, और उस आदमी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिस बीमारी से आज चर्चा हो रही है, शहर शहर, गांव गांव लोग इससे चिंतित हैं, इस बीमारी के बारे में उस वक्त ऑन रिकॉर्ड है। ये कोई कही सुनी बातचीत नहीं है, वो जान गए थे, इसी को विजनरी कहते हैं। लेकिन जिनकी विजन कहीं और लगी हुई थी, इस देश ने उन्हें विजनरी बता दिया है। उनका जब भी नाम आता है बताया जाता है कि चचा बड़े विजनरी थे। विजन कहां टिकी हुई थी ये किसी को पता नहीं। विजनरी कौन होगा ये 100 साल के बाद तय होता है, तब पता चलता है कि असली विजनरी कौन था। चाटुकारों से ढोल बजवा करके आप महान तो थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं, लेकिन इतिहास में जिस दिन सही बात पता चलेगी, चौराहे चौराहे लोग गला पकड़ के पूछेंगे। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने अपनी एक किताब लिखी है। दगेबाजों ने, जिनका बौना कद हो रहा था, जिनकी ठेकेदारी पे सवाल खड़ा हो सकता था, वो किताबी मार्केट से गायब कर दी। लेकिन किताब गायब होने से हम जैसे लोग तो गायब नहीं हुए। इसलिए B.R. अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था। जब तक भारत की धरती पे एक भी मुसलमान है, तब तक यह विभाजन अधूरा है। बड़े बड़े शेर हैं आजकल तो ब्लैक कैट में घूमते हैं, हिम्मत आज भी नहीं है कि यह बात को रिपीट कर सकें, क्योंकि दलाली और दुकानदारी चलानी है आपको। किसी में हिम्मत नहीं है, यह आज नहीं कहने की हिम्मत है। प्रवचन 5-5 घंटे के सुन लीजिए,
क्योंकि भ्रमित करना है। इसलिए आप को दुनिया में जितना भी ज्ञान आपने दिया, सिर्फ एक मूल बीमारी है सनातन की। सनातनी की समस्या सिर्फ इतनी है, और ये ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं। जिस पीढ़ी ने ये घुट्टी पिलाई है आपको सुबह शाम, पहले पिताजी ने पिलाई, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान। एक ब्राह्मण ने जो भजन लिखा था उसमें कहीं ईश्वर अल्लाह नहीं था, लेकिन पिताजी को यही अच्छा लगा तो पिताजी ने वो 2 लाइन हटा के ये 2 लाइन डाल दी। अब पूरा देश यही गा रहा है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। आपको भ्रमित किया, और उन्होंने इसके चक्कर में जो 47-48 में तय हो जाना चाहिए था, उस बीमारी को 2013 तक हमारे जिम्मे करके चले गए। तो संविधान के निर्माताओं में जब भी बात आती है तो बार बार हम यही सुनते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का यह संविधान है। माना कि बाबा भीमराव अंबेडकर का है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, तो यह नैरेटिव क्रिएट क्यों हुआ? जिस संविधान सभा में कुल 389 मेंबर थे, उसमें कांग्रेस पार्टी के 208 थे और 93 रियासतें थीं, और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। और इफेक्टिवली अगर आप कहें तो जो लास्ट में एक्टिव रहे वो 277 थे, और संविधान पे जिन्होंने सिग्नेचर किए वो 284 थे। इस संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उन कमेटियों में से एक कमेटी थी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। लेकिन इसके बावजूद भी कोई यह नहीं कहता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष और दूसरा अध्यक्ष इनके अंडर में बना था अंबेडकर जी के अंडर में। यह चल रहा है, और यह घटना है नवंबर की, 26 नवंबर 1950 को संविधान बना और जिसे आपने आत्मसात किया। ताज्जुब यह है कि किसी ने यह नहीं बताया कि जब यह संविधान बन रहा था 7 सितंबर से, तब इस देश में 6 घटनाएं ऐसी घटी। उन घटनाओं की क्रोनोलॉजी समझेंगे तो जो आज के संविधान में बीमारियां हैं, उस बीमारियों के लिए कौन जिम्मेदार था, इस पे चर्चा तब ज्यादा आपकी समझ में आएगी। जनवरी 1946 पूरे देश की जो 15 प्रांतीय असेंबलीज थी, उनका चुनाव होना था, और उन 15 प्रांतीय असेंबलीज की कुल संख्या 1585 थी, जिसमें से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थीं। यह 1946 की घटना है। यह बार बार मैं इस पे एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूं कि जो उस समय के महामूर्ख थे वो 23 मार्च 1940 की उस घटना का जिक्र करने से भूल जाते हैं या बताना नहीं चाहते।
23 मार्च 1940 को अखंड भारत के उस शहर में जो भगवान राम के पुत्र लव और कुश के नाम पे रखा हुआ है, उस लाहौर में मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई 23 मार्च 1940 को। और उस मीटिंग में यह रेजोल्यूशन पास हुआ कि हमें पाकिस्तान चाहिए। यह 1940 की घटना है, उन्होंने कोई बात नहीं छुपाई थी आपसे। आपके महामूर्ख लोग थे तो यह आप उनकी समस्या नहीं है, आपकी समस्या है। वो 40 में रेजोल्यूशन पास कर चुके थे। लेकिन 1946 जनवरी में जब प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए, जिसमें 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी, मुस्लिम लीग ने का चुनाव का नारा था, हर कीमत पे लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। आप चले जाइए आर्काइव में, कुछ ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास है आपके पास नहीं।